स्टार्ट। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो ध्यान दें, हम क्लास 11th का फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर फर्स्ट लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं आपके लिए। ठीक है, पहले वाले वीडियो में थोड़ा प्रॉपर्टीज नहीं बता पाए थे फंडामेंटल फोर्सेस की, तो प्रॉपर्टीज क्लियर कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ध्यान से सुने। देखें, सबसे पहला फोर्स था हमारा, हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज में सबसे पहला जो फोर्स था, उस फोर्स का नाम था हमारा, कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है बेटा। अब देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टी सुनो। पहली प्रॉपर्टी क्या है? इट इज द वीकेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स इन द नेचर। कैसा है? वीकेस्ट फोर्स। कैसा फोर्स है बेटा? इट इज अ वीकेस्ट फोर्स विच एक्ट बिटवीन हेवनली बॉडीज। ठीक है, सबके बीच में लगता है, लेकिन हेवनली बॉडीज के बीच में भी लगता है। ठीक है, वीकेस्ट फोर्स। ठीक है, वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। ठीक है बेटा। ये मीडियम कैसा है? इंडिपेंडेंट है। कैसा है? मीडियम इंडिपेंडेंट। मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, मीडियम इंडिपेंडेंट है। ठीक है, मीडियम इंडिपेंडेंट फोर्स है। सी प्रॉपर्टी देखो, पहला है वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर, मीडियम इंडिपेंडेंट है। किसी में लगता है? फोर्स डिपेंड करता है किस पर? मासेस के प्रोडक्ट पर। फोर्स डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखें, फोर्स किसको फॉलो करता है? इट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। इट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, इनवर्सली स्क्वायर पर डिपेंड करता है। अगला पॉइंट क्या है? ये फोर्स है हमारा, वो कैसा है? सेंट्रल फोर्स है। एक ऑब्जेक्ट के सेंटर से दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर तक लगता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ठीक है, एफ पॉइंट हमारा कंजर्वेटिव है। मतलब जो वर्क डन होता है किसी ऑब्जेक्ट को, ध्यान दे कैसे, कंजर्वेटिव का मतलब आपने इस ऑब्जेक्ट को यहां ले गए और फिर इस ऑब्जेक्ट को यहां ले गए, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे ना, अब वही वर्क डन क्या होगा? ये होगा। W यहां पर है और ये जो वर्क डन है टोटल, मान लो ये W1 है, ये W2 है। W क्या आएगा? W1 प्लस W2 के बराबर आएगा। मतलब जो वर्क डन होगा वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। उसे बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। जो वर्क डन है हमारा वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर आप एक ऑब्जेक्ट को एक से बी ले जाएं या बी से सी ले जाएं या ए से सी ले जाएं, वर्क डन क्या होगा? वर्क डन हमारा सेम रहेगा। ठीक है। वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर, इंडिपेंडेंट है, डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस पर। ठीक है। हेवनली बॉडीज, यूनिवर्सल फोर्स है। कैसा फोर्स है? यूनिवर्सल फोर्स है। यूनिवर्सल फोर्स है, मतलब आप कहीं भी चले जाएं पूरे यूनिवर्स में, ये फोर्स चेंज नहीं होगा। क्लियर बात? यूनिवर्सल फोर्स। समझ गए? तो ये किसकी प्रॉपर्टी थी हमारी? They are the properties of gravitational force। ठीक है। अब चलो, अब सेकंड फोर्स की बात करते हैं। सेकंड फोर्स कौन सा है हमारा? सेकंड फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, बिटवीन द चार्जेस। हटा लें इसको। ग्रेविटेशनल फोर्स आप नोट कर लें। पहली प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, वीकेस्ट फोर्स। इससे वीक कोई फोर्स नहीं होता, कभी भी रिपल्सिव नहीं होगा, ऑलवेज क्या होगा? अट्रैक्टिव इन नेचर। कैसा होता है? आप एक लाइन और लिख सकते हैं, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ऑलवेज अट्रैक्टिव, हमेशा अट्रैक्टिव होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और लॉन्गेस्ट रेंज फोर्स है। कैसा फोर्स है? एक पॉइंट और देख लें, लॉन्गेस्ट रेंज फोर्स। लॉन्गेस्ट रेंज फोर्स। क्लियर एवरीवन? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल मन लगा कर पढ़ें। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। सेकंड फोर्स कौन सा है हमारा? सेकंड फोर्स है हमारा, जो सेकंड फोर्स है उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो बेटा सेकंड फोर्स है हमारा, वो कैसा फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। देखो सेकंड फोर्स देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सेकंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, पहला पॉइंट। ठीक है, इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं इसकी, बहुत सारी, आप कोई भी याद करेगा। पहला फोर्स कैसा है? नॉट अ यूनिवर्सल फोर्स। नॉट अ यूनिवर्सल फोर्स। यूनिवर्सल फोर्स नहीं है, मतलब मीडियम पर डिपेंड करता है। मीडियम डिपेंडेंट। कैसा है ये? मीडियम डिपेंडेंट है। मैंने आपको उस दिन बताया था, दो चार्ज है हमारे पास, Q1 Q2। डिस्टेंस कितना है? D इज द डिस्टेंस। क्लियर? ये डिस्टेंस है। तो जो पहला फोर्स था हमारा एयर के लिए, मान लो पहले एयर है मीडियम, F0 1/4πε0 Q1 Q2 बाय D स्क्वायर। क्लियर है क्या? देखो ध्यान दो, वो सिंपल।
और सपोज करो मैं इसमें वाटर फिल कर दूं, वाटर फिल कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा FW, मतलब मीडियम मान लो, F मीडियम बोल दूं उसको मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाय d स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे इससे ये कट जाएगा, अब इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा, FO अपॉन FM एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बात समझ में आ गई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम डिपेंडेंट है, ठीक है। उसके बाद कैसा है, इट इज आल्सो अ सेंट्रल फोर्स। कैसा फोर्स है बेटा, सेंट्रल फोर्स। ठीक है, कैसा है, कंजर्वेटिव भी है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। ये भी लॉन्गेस्ट रेंज फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स बोल दो आप, ठीक है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग है हमारा किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है। उसके बाद कैसा है, ये कंजर्वेटिव मतलब एक चार्ज को कहीं से कहीं ले जाते हैं, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं, तो वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो और किसको फॉलो करता है, फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्लियर एवरीवन। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, जो फोर्स होता है वो इनवर्सली डिपेंड करता है डिस्टेंस के स्क्वायर पर। बहुत ही सिंपल सी चीज है, ठीक है। और फोर्स किस पर डिपेंड करता है, जी वाला पॉइंट देखें, फोर्स डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस पर, सॉरी चार्जेस पर, ठीक है। कूलम्स लॉ है, इसको कूलम्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। और जो चार्ज का प्रोडक्ट अगर 0 से बड़ा होगा तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और चार्ज का प्रोडक्ट अगर 0 से छोटा होगा तो क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना नोट करें जल्दी से, ठीक है। तो ये कौन सा फोर्स है हमारा, दे आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद क्या चलेंगे हम, उसके बाद अगला आता है हमारा वीक, ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, वीक न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद क्या होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। जल्दी से नोट कर ले आप इसको, ठीक है, आप तो इसको जल्दी से नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे वीक न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, क्लियर है क्या, नोट कर लें जल्दी, ठीक है। आगे चलते हैं, थैंक यू, ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर मैक्सिमम 3 लेक्चर में कवर हो जाता है, ठीक है। तो एक लेक्चर हम इसके बाद और देखेंगे, पहले आप ये वाला लेक्चर अच्छे से समझिए, बहुत सिंपल सा लेक्चर है, ठीक है। और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बेसिक्स है क्लास 11 का। देखें, अब चलते हैं हम थर्ड फोर्स की बात करते हैं। मान लो हमने बात की किसकी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, द फोर्स विच एक्ट बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। किसके बीच में लग रहा है, ऐसा फोर्स जो किसके बीच में लग रहा है, जो न्यूक्लियॉन्स के बीच में लग रहा है फोर्स, उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियॉन समझते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। देखो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन या फिर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसे क्या बोलते हैं हम, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। ये कैसा है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। कैसा है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर, ये नेचर में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर, क्लियर। और इसकी वैल्यू कितनी है, 10 की पावर 38 टाइम्स, कितना है, 10 की पावर 38 टाइम स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, क्लियर। चलो आगे देखते हैं, ये कैसा फोर्स है मेरा, शॉर्टेस्ट रेंज फोर्स है। कैसा है बेटा, शॉर्टेस्ट रेंज फोर्स, ठीक है। इसको बोलते हैं हम शॉर्टेस्ट रेंज फोर्स, शॉर्टेस्ट रेंज फोर्स, क्लियर। उसके बाद ये कैसा है हमारा, ये नॉन सेंट्रल, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। एक चीज बताओ, आप लोग सोचना कि न्यूक्लियस स्टेबल कैसे है, न्यूक्लियस स्टेबल कैसे है, जब उसके अंदर तो क्या हो रहा है, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन हो रहा है। तो हाउ द न्यूक्लियस स्टेबल, न्यूक्लियस स्टेबल क्यों है, बिकॉज ऑफ ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एक चीज ध्यान दो, सपोज करो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, उसका नाम है डॉग बोन एनालॉजी। इससे समझते हैं हम लोग थोड़ा सा कि स्टेबल कैसे है। सपोज करो मेरे पास ये एक बोन है, एक बोन है ये, ठीक है, एक बोन है, और हमारे पास 2 पावरफुल डॉग्स हैं, 2 पावरफुल डॉग्स हैं। डॉग कौन है, प्रोटॉन, प्रोटॉन्स आर द डॉग। एग्जांपल देखें, प्रोटॉन 2 डॉग्स हैं और बीच में क्या है, ये मेरा बोन है। बोन को बोलते हैं पाई मेसन पार्टिकल। क्या बोलते हैं, पाई मेसन पार्टिकल्स, ठीक है। दोनों डॉग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, दोनों एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, रिपेल कर सकते हैं, बट वो उनका रिपल्शन का जो फोर्स है, जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो बहुत ही क्या है, वीक है,
as compared to the nuclear force, strong nuclear force, as compared to strong nuclear force, जो force of repulsion है बहुत weak है, that's why nucleus क्या होता है stable, but unstable भी हो जाता है कभी कभी, उसके प्रॉपर रीजंस हैं वो हम रेडियो एक्टिविटी में पढ़ेंगे कि हाउ द न्यूक्लियस बिकम अनस्टेबल, ठीक है। पर एक चीज समझो, इसमें एक चीज और होती है, इसको बोलते हैं हम मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट बहुत अच्छी चीज है। मास डिफेक्ट समझते हैं क्या होता है? एक चीज याद रखो, आप क्या बोल रहे हैं, डेल्टा एम। मास डिफेक्ट का मतलब होता है मास ऑफ न्यूक्लियन, न्यूक्लियन मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मास और न्यूक्लियॉन्स का मास सेम नहीं होता। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन अंदर क्या होते हैं, बाइंड होते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, कुछ एनर्जी क्या होता है, कुछ मास क्या होता है, एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। अब ऐसे समझ लो, आपने न्यूक्लियस को तोला, न्यूक्लियस सपोज करो आपका एग्जांपल ले लो x है, ठीक है, न्यूक्लियस का मास x ग्राम है, ठीक है। तो जो हमारा न्यूक्लियॉन्स का मास होगा वो थोड़ा सा क्या होगा, न्यूक्लियस के मास से क्या होगा, ऑलवेज ज्यादा होगा, ठीक है। आप ऐसे निकाल सकते हैं, देखो सपोज करो ZXA, ये मेरा एक एलिमेंट है, ठीक है, समझ ना। अब मैं मास डिफेक्ट की बात कर रहा हूं तो बताओ पहले इसमें कितने प्रोटॉन है, Z, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये क्या हो गया मेरा, न्यूक्लियॉन्स का मास हो गया। देखो प्रोटॉन होते हैं Z और न्यूट्रॉन कितने होते हैं, A माइनस Z, माइनस क्या कर दो, मास ऑफ न्यूक्लियस, यही क्या हो गया मेरा, दिस इज द मास डिफेक्ट। क्या है बेटा, ये मास डिफेक्ट है। और जब मास डिफेक्ट होता है उससे क्या बनती है हमारी, बाइंडिंग एनर्जी। क्या बनती है, बाइंडिंग एनर्जी। सब लोग, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ठीक है, और ये मान लो शॉर्टेस्ट रेंज फोर्स है। कहां तक लगता है, अप टू 1 फर्मी, 0.8 फर्मी तक लगता है। आपको डायग्राम समझाता हूं, तो समझ आ गई वाली बात। ये फोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट है। कैसा है, चार्ज इंडिपेंडेंट। कैसा फोर्स है बेटा, चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है, ठीक है, चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है, चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में लग रहा है, मतलब न्यूट्रल पार्टिकल में भी लग रहा है, चार्ज पार्टिकल में भी लग रहा है, इसका मतलब वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। और मास डिफेक्ट क्या होता है, इट इज द डिफरेंस इन द मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियॉन्स और न्यूक्लियस के मास का जो डिफरेंस है उसी को क्या बोलते हैं हम, मास डिफेक्ट बोलते हैं। और मास डिफेक्ट से क्या बनती है हमारी, बाइंडिंग एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक द न्यूक्लियस और टू ब्रेक द न्यूक्लियस। वो एनर्जी जो हमें न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट करने के समय काम आती है, या फिर जिस एनर्जी से न्यूक्लियस क्या करता है, अपने आप को बाइंड करके रखता है, उसे क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। उसका फॉर्मूला देख लें आपने, आइंस्टीन का ये फॉर्मूला तो देखा ही होगा, E = mc²। देखा है सबने, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। तो बाइंडिंग एनर्जी होती है, बाइंडिंग एनर्जी = डेल्टा mc²। डेल्टा एम क्या है मेरा, मास डिफेक्ट। थोड़ा हल्का सा जानकारी दे देते हैं इसके बारे में। डेल्टा एम क्या हो गया, ZMP प्लस A माइनस Z इंटू Mn, ठीक है, माइनस मास ऑफ, ये Mn क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन, Z प्रोटॉन होते हैं, A माइनस Z न्यूट्रॉन होते हैं, मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू c²। c क्या है मेरा, स्पीड ऑफ लाइट। अगर सपोज करो, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला है डेल्टा m इंटू c²। अगर ये मास मेरा किसमें होता है, kg में होता है, किसमें होता है, तो c की वैल्यू रख दोगे आप। और सपोज करो अगर ये मास मेरा किसमें है, AMU में है, इसमें है एटॉमिक मास यूनिट में, तो पता फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी का, 931.25 इंटू, ठीक है, इसे मान लो डेल्टा m इंटू 931.25 MeV, ये हो जाएगा आंसर। अगली बात, बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, डेल्टा m मास डिफेक्ट इंटू 931.25। ऐसे मान लो 1 AMU में कितनी एनर्जी होती है, 931.25 MeV होती है। अब ये MeV क्या होता है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे मान लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होगा, 1.6 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। मिलियन कर दो उसको, सिंपल है, मिलियन में 10⁻6 10⁻⁻19 इंटू 10⁻6 कितना हो गया, 1 MeV का मतलब हो गया 1.6 10⁻13 जूल। क्लियर है क्या, सॉल्व इट, ठीक है। देखिए, तो बाइंडिंग एनर्जी का ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ठीक है।
ये कौन सा फोर्स हो गया हमारा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो गया। आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में ग्राफ और दिखा देते हैं, ठीक है? पूरा जब आए हो तो पूरा सीख के ही जाओ, ठीक है? तो ये हमारा बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट निपट गया है। यहाँ पर छोटा सा है, ये हम क्लास 12th में भी पढ़ते हैं, चैप्टर रेडियो एक्टिविटी है, आपको यहाँ सिर्फ बेसिक्स दिया हुआ है, ठीक है? अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है? नोट कर लें इसको अच्छे से, फिर हम आगे चल रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? आगे मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ बाइंडिंग एनर्जी का, या ये मान लो न्यूक्लियर फोर्स का डिस्टेंस के साथ ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का डिस्टेंस के साथ क्या बना रहे हैं हम? ग्राफ बना रहे हैं। देखो ग्राफ, देखो ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा फोर्स है, ठीक है? ग्राफ देखो, ये आपने ग्राफ केमिस्ट्री में ही पढ़ोगे। ये पॉजिटिव रीजन है, ये नेगेटिव रीजन है। ये कितना है मेरा? 0.8 फर्मी है। डिस्टेंस है किसमें? ये डिस्टेंस है न्यूक्लियॉन्स के बीच का इन फर्मी। फर्मी समझते हैं आप लोग? तो 11th के बच्चे हैं, फर्मी देख लो। 1 फर्मी का मतलब न्यूक्लियस की रेडियस होती है किसमें? फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर। और 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम मतलब A0 10⁻10 मीटर, ठीक है? ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। देखो तो 0.8 फर्मी, ये 0.2 फर्मी है, इसके बीच में तो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टिव है। उसके बाद क्या हो जाएगा? वीकली अट्रैक्टिव। और इससे पहले क्या होगा? स्ट्रांगली क्या होगा? रिपल्सिव होगा। ये डिस्टेंस का ग्राफ है हमारा। इट इज ग्राफ है किसका? न्यूक्लियर फोर्स का। न्यूक्लियर फोर्स वर्सेस डिस्टेंस कर रहे हैं बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, ठीक है? 1 नैनोमीटर आप जानते ही हैं, 10⁻⁹ मीटर, ठीक है? तो जो हमारा एटम की रेडियस है, एटम की रेडियाई होती है, वो होती है 10⁻⁹ से 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है बेटा? और जो न्यूक्लियाई का रेडियस है वो 10⁻⁻14 से 10⁻⁻15 मीटर पर होती है, ठीक है? चलो अब उसके बाद आता है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स। कैसा फोर्स आता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। याद रखें, इस चैप्टर में कुछ हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है, जैसे कि सीवी रमन सर, ठीक है? होमी जहांगीर भाभा सर हैं, एमएन साहा, जेसी बोस, ठीक है? एसएन बोस। तो उनके बारे में प्लीज आप जरूर पढ़ें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस इंडियन साइंटिस्ट ने कितना कंट्रीब्यूशन किया हुआ है और उन्होंने बहुत मेहनत की है, अपना पूरा लाइफ टाइम दिया है फिजिक्स को। तो डेफिनेटली आप उनके बारे में जानें, ठीक है? ठीक है, हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स देख लें। वीक न्यूक्लियर फोर्स में क्या होता है? द फोर्स विच एक्ट बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, इसमें क्या लगता है? फोर्स एक्ट बिटवीन, ऐसे मान लो न्यूक्लियॉन ना बोलो, एक्ट बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स ड्यूरिंग बीटा डिके, ड्यूरिंग बीटा डिके। बीटा डिके के दौरान एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, बीटा डिके के दौरान न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो निकलते हैं, ठीक है? तो और बीटा डिके जानो जो अल्फा डिके, बीटा डिके तो एक बार देख लो होता क्या है, देखो ना, हल्का सा बता देते हैं आपको। एक इस फोर्स की प्रॉपर्टी समझो, कैसा है ये भी वीक फोर्स है, वीक फोर्स है बट स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है? ये भी हमारा सेंट्रल है, नॉन कंजर्वेटिव, सेंट्रल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है? डू नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, डू नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, डू नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता। ये हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स है जो कहां लगता है? बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल समझते हो? न्यूट्रिनो, कौन कौन होते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल? मान लो बीटा डिके में न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज इनका मास कम होता है और चार्ज एस पार्टिकल है, इनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। क्लास 12 में क्वेश्चन आता है, it is very difficult to detect anti-neutrino because they are very less mass particle, do not have any charge, so do not interact with the matter, matter से interact नहीं करते, that's why क्या है, इनको पता करना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? अब मैं आपको हल्का सा मैं रेडियो एक्टिव में डिके दिखा देता हूँ, आगे डिके कैसे होते हैं, ठीक है? अल्फा बीटा और गामा डिके। तो क्या हो जाएगा, हमारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? उसके बाद पढ़ेंगे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन। क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है? अब देखें आगे, सबसे पहले ये बताओ कौन सा फोर्स होता है? अगर मैं अरेंज करूं, सबसे पहले फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है? उससे स्ट्रॉन्ग कौन है? वीक न्यूक्लियर। उससे स्ट्रॉन्ग कौन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। उससे स्ट्रॉन्ग कौन है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है? ये आपका क्या है? ऑर्डर है, ठीक है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया है, एग्जाम में आता है 1 मार्क्स में।
इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखो ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। देखो अब हम पढ़ेंगे क्या पढ़ना है, मैं आपको बता दूं अल्फा बीटा गामा डीके क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी लॉ ऑफ कंजर्वेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, इसमें एनर्जी है, मोमेंटम है, चार्ज है, एंगुलर मोमेंटम का है। ठीक है, ध्यान दो। तो हम पढ़ते हैं, टॉपिक का नाम क्या है? हम पढ़ रहे हैं डिके पढ़ रहे हैं, रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके देख लो हल्का सा, बाकी तो क्लास 12 में डिटेल में पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिविटी में देखो, रेडियो एक्टिव डिके में क्या होता है? सबसे पहला होता है हमारा अल्फा डिके। कौन सा है? अल्फा डिके। दूसरा है बीटा डिके, तीसरा है गामा डिके। देखो अल्फा डिके क्या होता है? जेड एक्स ए, ये मेरा एलिमेंट है, अल्फा डिके हो रहा है इसमें से। अल्फा डिके का मतलब नीचे से 2 कम कर दो, एटॉमिक नंबर में 2 कम हो जाएगा और मास नंबर में क्या हो जाएगा? 4 कम हो जाएगा। प्लस क्या निकलता है? 1 डबली चार्ज हीलियम निकलेगा। ठीक है, 2He4। इसी को बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं? अल्फा। ठीक है, अल्फा पार्टिकल है। मास इसका प्रोटॉन का 4 टाइम है। चार्ज क्या होता है? डबल। मास ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ अल्फा ट्वाइस चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, देखो अब बीटा की बात करते हैं। बेटा बीटा में 2 होते हैं। अगर मैं आपको नॉर्मल बीटा बोलूं उसका मतलब होता है बीटा नेगेटिव डिके। क्या होता है? बीटा नेगेटिव डिके। देखो जेड एक्स ए बीटा नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव बीटा देख लो। बीटा नेगेटिव में क्या होता है हमारा? जैसे मान लो नेगेटिव बीटा देख लो, नेगेटिव बीटा इसमें क्या होता है? नीचे इसमें निकलता क्या है? जैसे ये दिखा दो आपको बस, इसमें निकलता है एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन। क्या निकलता है? एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन निकलता है। इसका मतलब ये Z+1 एक्स ए प्लस -1 ई नॉट प्लस क्या निकलता है? न्यूट्रिनो। ठीक है, ये है नीचे याद रखो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ठीक है, Z1 ये हमारा आ गया पूरा। इसकी इक्वेशन है दिस फॉर बीटा नेगेटिव डिके। जब बीटा डिके बोलते हैं तो बीटा नेगेटिव होता है। उसके बाद अब देखो बीटा पॉजिटिव डिके, बीटा पॉजिटिव डिके। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है मेरा Z-1 एक्स ए प्लस यहाँ पर निकलता है पॉजिट्रॉन। क्या निकलता है? पॉजिट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, तो ये मेरे क्या हो गए? न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन्स के ये पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल। उसके बाद आता है हमारा गामा डिके। जेड एक्स ए गामा डिके में स्टार लगा दो उसके ऊपर, मान लो इसमें एनर्जी है बहुत सारी और जेड एक्स ए रहेगा। ठीक है, मतलब गामा डिके में कोई पार्टिकल रिलीज नहीं होता। गामा डिके में क्या होता है? सिर्फ एनर्जी क्या होती है? एक मान लो न्यूक्लियाई है, वो अनस्टेबल है, अनस्टेबल से कहां चला जाएगा? स्टेबल स्टेट में पहुंच जाएगा। तो लूजिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, रिलीजिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी रिलीज तो हर प्रोसेस में ही होती है। ठीक है, Q इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। क्लियर है? तो ये हमारा रेडियो एक्टिव डिके है। ठीक है, किसी कोई दिक्कत तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप लोग प्लीज मेहनत करें, हम भी मेहनत कर रहे हैं और आप लोग पूरी शिद्दत से मेहनत करेंगे तो 11th क्लास बिल्कुल आपको बहुत आसान लगेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन। क्या पढ़ने वाले हैं हम? लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन पहले पढ़ेंगे एनर्जी, फिर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, चार्ज। ठीक है, 4 ही तो लॉ है हमारे पास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हेडिंग लिखो, राइट डाउन लॉ ऑफ कंजर्वेशन। इसको नोट कर लो, ये अभी आपके काम में नहीं आएगा। 12th स्टैंडर्ड में चैप्टर रेडियो एक्टिविटी, वहां पर इसको आप डिटेल में देखना, आपको काम में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दो, आपको बेसिक पता होना चाहिए, ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाना है इसमें। उसके बाद अभी इस टॉपिक को फिर बाद में भी पढ़ेंगे। ठीक है, आपको सब मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है। देखिए आगे चलते हैं, ध्यान दो। अब मैं पढ़ रहा हूं, हेडिंग कौन सी है मेरी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या है हेडिंग? हेडिंग है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, कोशिश करेंगे इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन। इसके अंदर पहला क्या है मेरा? एनर्जी। कंजर्वेशन किसका होना चाहिए? एनर्जी होना चाहिए। पढ़ा हुआ है, बचपन से पढ़ रहे हैं, छोटी क्लास से। एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू another form and the total energy of the system is always remain conserved। जो यूनिवर्स की टोटल एनर्जी है बेटा क्या रहती है? वो हमेशा कंजर्व रहती है। ऐसे बोल दो, देखो आपने 2 तरीके से सीखा होगा, क्लास 9 से सीखते आ रहे हैं, हल्का सा रिवाइज कराते हैं। देखो इसमें क्या है कि ये मेरा पेंडुलम है, दिख रहा है पेंडुलम? पेंडुलम बॉब है, यहाँ पर हुक लगा हुआ है, स्प्रिंग है। ठीक है, इसकी कोई रेडियस होगी
इसको मैं यहाँ पे ले आया एक्सट्रीम, मान लो ये कौन सी पोजीशन है मेरी, ये है एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन, ठीक है। उसके बाद मैं इधर ले आया इसको एक्सट्रीम राइट पोजीशन, बेटा ये मास है पेंडुलम का m। आप एक बात समझे, ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर, तीनों पॉइंट पर जो मैकेनिकल एनर्जी का जो सम है, आप ऐसे बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी एट ए इज टोटल एनर्जी एट बी इज टोटल एनर्जी एट सी। ये तीनों क्या होगा, तीनों पॉइंट पर एनर्जी क्या रहेगी, ठीक है। ओके फाइन, देखें इस वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पहले आप यहाँ तक देख लो, हल्का सा इसमें एग्जांपल देते हैं, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। देखो एक एग्जांपल और देखो, अगर एक ऑब्जेक्ट है मेरा फ्रीली फॉल है, क्या है, फ्रीली फॉल हो रहा है ऑब्जेक्ट, एम मास का ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर है, ठीक है, उसके बाद बी पॉइंट पर और उसके बाद सी पॉइंट पर। तो आपको ये प्रूव करना है कि तीनों पॉइंट पर, यही प्रूव करना है, तीनों पॉइंट पर उसकी एनर्जी का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। सेकंड कौन सा होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पढ़ा हुआ है 9th क्लास में कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करता तो मोमेंटम क्या रहता है, सेम रहता है। थर्ड लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में होंगे, लेक्चर नंबर 3 में एंगुलर मोमेंटम है, प्लीज है ना, उसको देखें जरूर। 3 वीडियो में हमारा क्या होता है, ये चैप्टर कवर हो जाता है। और फोर्थ है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। जो भी आपको समस्या हो, जो भी परेशानी हो, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद, ठीक है। ऐसे ही लाइक शेयर करते रहें दबा दबा के, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोगों के साथ हम हैं और आप हमारे साथ हैं। थैंक यू एवरीवन।